स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, द्रवों में दाब, प्रेशर इन लिक्विड एंड उत्प्लावन बल, बुएंट फोर्स। ये टॉपिक हमारा जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से रिलेटेड है। ये टॉपिक आपके जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस फॉलो होती है उन सभी में काम आने वाला टॉपिक है और रीट के सिलेबस में भी ये टॉपिक आपके लिए दिया गया है, द्रवों में दाब व उत्प्लावन बल। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं द्रवों में दाब की। फ्लूइड प्रेशर, द्रवीय दाब या प्रेशर इन लिक्विड, द्रवों में दाब, द्रवों में दाब। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को। हमारे YouTube चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप रीट, पटवार, SI, कांस्टेबल, स्टेनो, ग्राम सेवक, NTPC, रेलवे, SSC से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाए। तो आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो द्रवों में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। अब होता क्या, देखो, जैसे ये मान लो कोई पात्र है, इसमें मैंने कोई द्रव भर रखा है, ये कोई द्रव भर रखा है मैंने। अब होता क्या है, द्रव के जो अणु हैं, ये द्रव के जो अणु हैं, ये इस सतह पर जब टकराते हैं, द्रव के अणु जब इस सतह पर टकराते हैं या इधर वाली सतह पर टकराते हैं, किधर भी टकराते हैं, तो द्रव के अणु जब किसी सतह से टकराते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। क्लियर? जैसे ही द्रव का अणु यहाँ टकराएगा तो इस पर बल लगाएगा। यही बल जो है वो द्रवों में दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला यही बल द्रवों में दाब कहलाता है। तो द्रव के अणु जब किसी सतह पर टकराते हैं, द्रव के अणु जब किसी सतह पर टकराते हैं तो वह उस पर बल लगाते हैं और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला यही बल दाब कहलाता है। द्रव का दाब या द्रवों में दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला यही बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला यही बल द्रव का दाब या द्रवों में दाब कहलाता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास द्रव के दाब की। अब फार्मूला क्या है द्रव के दाब का? फार्मूला तो कॉमन फार्मूला तो वही है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक फार्मूला और देखें अपने, जैसे ये मान लो द्रव है, इसके अंदर ये एक पात्र में मैंने द्रव भर रखा है, इसके अंदर ये बिंदु O है, बिंदु O। अब मैं इस पर दाब ज्ञात करना चाहता हूँ कि इस पर दाब कितना है, इस पर दाब ज्ञात करना चाहता हूँ, इस पर दाब कितना लग रहा है। तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा वो देखो आप। ये इसकी गहराई होगी h गहराई है इसकी, और इस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण मान ले g है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का मान हमने मान लिया कितना, g। और इस द्रव का जो घनत्व है द्रव का
जो घनत्व है वो मान लिया हमने d, वो हमने मान लिया d, द्रव का घनत्व मान लिया d। तो जो यहां दाब का सूत्र बनेगा P बराबर या रो बराबर, द्रव में दाब को रो से या P से भी लिख सकते हैं, P बराबर एच डी जी, P बराबर एच डी जी। एच क्या है? वो कण जितना गहरा है, गहराई, क्लियर, या हम कह दें ऊंचाई, जो गहराई है कण की सतह से जो गहराई है वो h है। d क्या है? d द्रव का घनत्व है, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। g क्या है? यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, g गुरुत्वीय त्वरण। अब ये फार्मूला बना कैसे है वो देखें हम लोग। ये फार्मूला बना कैसे है, देखो फार्मूला वही है। अब आपने ये फार्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, P बराबर एच डी जी या रो बराबर एच डी जी। ये बना कैसे है फार्मूला, मैं उस फार्मूले की बात करूंगा कि ये बना कैसे, क्योंकि क्रैमिंग करना बहुत आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। तो अभी बना कैसे फार्मूला वो देखें। दाब का सूत्र क्या था? बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल, और बल हमने पढ़ा था F बराबर एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण को मैंने यहाँ G से लिख दिया, तो त्वरण को मैंने G से लिख दिया। M जो है वो लिखना है, द्रव्यमान लिखना है मेरे को। तो द्रव्यमान क्या होता है, देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, सही है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो मैंने द्रव्यमान की जगह लिख दिया घनत्व इंटू आयतन इंटू गुरुत्वीय त्वरण बट्टे क्षेत्रफल, बट्टे क्षेत्रफल। अब आयतन क्या होता है? आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बट्टे में भी क्षेत्रफल है। आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और बट्टे में भी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया तो रो बराबर एच डी जी या डी एच जी। तो इस प्रकार ये सूत्र बना है। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आप आराम से फार्मूले पर पहुंच जाएंगे। तो द्रवों में दाब का सूत्र है एच डी जी। वो फार्मूला आया कैसे है? P बराबर एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? एम ए त्वरण होता है, तो यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण G लिख रहे हैं। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, क्योंकि द्रव का घनत्व होता है तो अपने घनत्व लाना पड़ेगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो द्रव्यमान की जगह अगर मैं घनत्व इंटू आयतन लिख दूं तो आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया तो मेरे पास फार्मूला बन गया P बराबर एच डी जी। क्लियर? तो इस प्रकार ये सूत्र जो है हमारे पास द्रवों में दाब का बनता है। अब द्रव के दाब संबंधी कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है? द्रव के दाब संबंधी नियम। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप क्रैमिंग की आदत छोड़ दें। आप लोग समझें वो चीज़ आई कहाँ से है। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कहीं दिक्कत फील नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मैं बहुत से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने क्लियर किया है कि कैसे ये फार्मूले बने हैं। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। विद्युत चैप्टर और हमने करना है आगे, जिसमें हम जनित्र, मोटर सब डिस्कस करेंगे। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं उसका क्लियर करने वाला हूँ आगे चलकर। तो यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। अब द्रव के दाब संबंधी नियम देखो। पहला नियम तो यहीं से निकला कि दाब जो है वो घनत्व के समानुपाती है। द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। दूसरा नियम भी यहीं से निकला, द्रव का दाब गहराई के समानुपाती होता है, H के समानुपाती होता है। और H क्या है? बिंदु की सतह से गहराई।
द्रव का दाब गहराई के समानुपाती होता है। आपको ये नहीं बताकर जनरली एक प्रैक्टिकल बताया जाता है यहाँ, तो वो प्रैक्टिकल क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे द्रव का दाब बढ़ता है, वो यहीं से लिया गया है। अब आप देखें, बस यही दो नियम हैं, इन नियमों को ही आगे हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। अब जैसे ये मान लो मेरे पास कोई पात्र है या एक बोतल है मान लें, जिसको मैंने पानी से भर दिया। ये बोतल है जिसको मैंने पानी से भर दिया। अब इस बोतल पर 3 छेद किए हुए हैं, एक छेद है ए, एक छेद है बी और एक छेद है सी। एक छेद ए, एक छेद बी और एक छेद सी। अब ए वाला द्रव तो यहाँ गिरता है, बी वाला द्रव यहाँ गिरता है और सी वाला द्रव सबसे दूरी पर गिरता है। ए वाला द्रव यहाँ गिरा, बी वाला द्रव यहाँ गिरा, सी वाला द्रव सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरा। तो फिर हमारी बुक में एक लाइन लिख देते हैं कि द्रव के भीतर किसी बिंदु की गहराई जितनी ज़्यादा होती है उस बिंदु पर दाब उतना ही ज़्यादा लगता है। द्रव के द्वारा उस बिंदु पर दाब उतना ही ज़्यादा लगता है। ये प्रैक्टिकल हमारे को बताया जाता है, लेकिन वो बना यहीं से है। दाब जो है वो गहराई के समानुपाती है, तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा दाब लगेगा, उतना ही ज़्यादा ये द्रव दूर गिरेगा। क्लियर? ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल और बताया जाता है। मान लो कोई पात्र है मेरे पास जिस पर मैंने 3 छेद किए हुए हैं, एक ही क्षैतिज पर, एक ही गहराई पर। जैसे एक छेद यहाँ है इस पात्र पर, एक छेद इस पात्र पर यहाँ किया हुआ है, एक छेद इस पात्र पर यहाँ किया हुआ है, 3 छेद इस पात्र पर किए हुए हैं। अब ये छेद मान लो ए है, इससे जो जल निकलेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। ये छेद बी है, इससे जो जल निकला उसको इकट्ठा कर लिया। ये छेद सी है, इससे जो जल निकला उसको इकट्ठा कर लिया। अब तीनों पात्रों में हमने जल इकट्ठा कर लिया। अब देखा गया कि इसमें और इसमें जल की मात्रा बिल्कुल बराबर थी। यानी ये कहा गया ए पर लगने वाला दाब, बी पर लगने वाला दाब और सी पर लगने वाला जो द्रव का दाब है वो बिल्कुल सेम है। और सेम ही होगा क्योंकि तीनों की जो गहराई है वो सेम है, तीनों एक ही क्षैतिज पर हैं, तो तीनों के हम ऊपर से गहराई देखें तो सेम है। जब गहराई सेम है, घनत्व सेम है, गुरुत्वीय त्वरण सेम है, तो कॉमन सी बात है कि तीनों पर लगने वाला दाब भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, हमारी बुक्स में दिया होता है। यहाँ जो पॉइंट लिखा होता है हमारी बुक में द्रव के दाब संबंधी नियम में, यहाँ पॉइंट लिखा होता है कि द्रव में किसी बिंदु की गहराई बढ़ने पर उस पर दाब बढ़ता है, वो यहीं से पता लग गया। फिर अगला पॉइंट दिया होता है, यदि एक ही क्षैतिज पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो समान होता है, वो भी यहीं से पता लग गया। क्योंकि एक ही क्षैतिज है तो इसका मतलब उसका एच सेम है, एच सेम है तो मतलब उस पर दाब भी समान होगा। तो ये द्रव में दाब संबंधी कुछ नियम है वो यहीं से निकले हुए हैं। क्लियर? तो एच और डी पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद ये डायग्राम्स जो हैं वो हमारी बुक में बने होते हैं, वो इसी से ही बने हुए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक। उसके बाद हम चलें उत्प्लावन बल पे। उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल, बुएंट फोर्स, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है? द्रव जो है, जब अपने द्रव में कोई वस्तु फेंकते हैं, ये मान लो मैंने कोई सिक्का फेंका द्रव के अंदर, क्या वो तेजी से नीचे चला जाता है? क्या वो तेजी से नीचे चला जाता है? बिल्कुल पैंदे पर फटाफट चला जाता है? नहीं, वो धीरे धीरे पैंदे पर जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लो मैं वायु में सिक्का फेंकूं और द्रव में सिक्का फेंकूं, ये इस ऊंचाई से मैंने दोनों में सिक्का फेंका, तो ये सिक्का तो क्विकली नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। क्यों? इसका मतलब द्रव ने इसके ऊपर एक बल लगाया है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। द्रव ने इस सिक्के के ऊपर एक बल लगाया है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी द्रव का वह गुण या द्रव द्वारा
वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। और इस उत्प्लावन बल का अध्ययन, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वही आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किया था आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सर्वप्रथम अध्ययन किया था आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो उत्प्लावन बल से रिलेटेड है, उत्प्लावन बल से। तो आर्किमिडीज क्या कहता है? आर्किमिडीज ने कहा जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं, चाहे पूरा डुबोएं चाहे आंशिक रूप से डुबोएं, तो उसके भार में कमी आ जाती है, इसीलिए वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। यानी वो हल्का महसूस कर रही है, तभी वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। क्लियर? और भार में आई गई यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी वस्तु जब पानी में जाती है तो वो कुछ ना कुछ द्रव का भार हटाएगी, कुछ ना कुछ द्रव को हटाएगी। तो जितना वो द्रव हटाएगी उतने ही उसके भार में कमी आ जाएगी। आप लोग देखें, पानी की बाल्टी, भरी हुई बाल्टी जब हम कुएं से खींच रहे होते हैं, वो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत ही फॉलो करता है, वहाँ उत्प्लावन बल ही लगता है उस बाल्टी पर। जब पानी की बाल्टी हम कुएं से खींच रहे होते हैं तो वो बाल्टी जब कुएं के अंदर होती है, कुएं के अंदर पानी में होती है, तब हमें हल्की महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वो भरी हुई बाल्टी कुएं से बाहर आ जाती है तब हमें भारी लगती है। तो यानी जब कोई वस्तु पूरी डूबी हुई हो, जैसे वो बाल्टी पूरी डूबी हुई थी, तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, चाहे वो पूरी डूबी हो चाहे वो आंशिक डूबी हो। तो आप लोग करके भी देख सकते हैं, पानी की बाल्टी है, उसको कुएं में डालकर भर लें और फिर उसको आप निकालें, तो वो भरी हुई बाल्टी कुएं जब तक पानी के अंदर है तब तक आपको हल्की लगेगी, पानी की सतह पर आ गई तब भी हल्की लगेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से पूरा बाहर निकाल लेंगे तब वो आपको भारी महसूस होगी। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। इसी कारण ये सिक्का धीरे धीरे नीचे जाता है, देखो, क्योंकि इसके भार में कमी आ गई तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। और कितनी कमी आएगी? वस्तु के भार में कमी, कितनी कमी आएगी? वस्तु के भार में जो कमी होगी वो बराबर होगी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। तो यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जितना वस्तु का भार है, जैसे वस्तु का भार 60 किलो है, क्लियर, उसने 60 किलो ही वो द्रव हटा दिया, 60 किलो द्रव ही हटा दिया, तो फिर वो डूबेगी नहीं, क्योंकि उसके भार में कमी आ गई। और इतनी कमी, कितनी कमी आ गई? 60 किलो की। जब 60 किलो की कमी आ गई तो इसका मतलब वस्तु बिल्कुल हल्की हो गई और वो ऊपर तैरती रहेगी। तो तैरने का सिद्धांत यही है। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा द्रव हटा दे, अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा द्रव हटा दे, तो वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। फिर क्लियर कर लें, जैसे मान लो एक लड़के ने जंप लगाया या एक व्यक्ति ने जंप लगाया जिसका भार कितना था? 60 किलो भार था। अब वो जब वो जंप लगाता है पानी के अंदर तो वो हाथों और पैरों से पानी को हटाता है। अगर वो 60 किलो पानी ही हटा देता है, 60 किलो पानी ही अपने हाथों से हटा देता है, तो उसके भार में उतनी कमी आ जाएगी, यानी उसके भार में 60 किलो की कमी आ जाएगी। तो उसका भार कितना रह जाएगा? 0 रह जाएगा। जब भार 0 रह जाएगा तो वो यहीं तैरता रहेगा पानी के ऊपर ही। अगर वो इससे ज़्यादा भार, जैसे वो 60 किलो का था, अब मान लो वो 70 किलो पानी हटा देता, कितना? 70 किलो पानी हटा देता, तो उसका भार अब कितनी कमी आ जाती? 60 किलो तो खत्म ही हो जाता, क्योंकि पानी उसने कितना हटा दिया? 70 किलो। पानी उसने 70 किलो हटा दिया, तो उसका भार उसको महसूस होता -10 किलो।
-10 किलो। क्लियर? तो फिर भी वो ऊपर तैरता रहता। अब मान लो वो पानी 40 किलो ही हटा पाता। पानी कितना हटा पाता? 40 किलो। तो उसका भार कितना रहता? 20 किलो। जब 20 किलो भार रहता तो फिर वो नीचे डूबता धीरे धीरे, फिर वो नीचे डूब जाता। तो यही तैरने का सिद्धांत है। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा पानी हटा देती है तो वो पानी पर तैरती रहती है, लेकिन यदि कोई वस्तु उससे कम पानी, उससे कम, अपने भार से कम पानी हटा पाती है तो वो पानी में डूब जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। एक सिंपल सी बात है। आर्किमिडीज ने कहा कितनी कमी आएगी? जितना वो पानी हटाएगा। अब वापस देख लें, मान लो 60 किलो का व्यक्ति था, उसने 60 किलो ही पानी हटा दिया तो उसके भार में 60 किलो की कमी आ गई। 60 किलो की कमी आ गई, इसका मतलब उसका भार 0 हो गया। उसका भार 0 हो गया। 0 हो गया तो फिर वो ऊपर तैरता रहेगा। अब मान लो वो 40 किलो पानी हटा पाता तो उसके भार में 40 किलो की कमी आ जाती, यानी अभी उसका भार 20 किलो रहता। जब 20 किलो रहता तो वो धीरे धीरे पानी में डूब जाता। क्लियर? अब मान लो वो 70 किलो पानी हटा देता तो उसके भार में कितनी कमी आ जाती? 70 किलो की, जबकि उसका खुद का भार कितना था? 60 किलो ही था। तो यानी अब उसको फील होता -10 किलो, यानी बिल्कुल हल्का महसूस होता। तो बिल्कुल हल्का महसूस होता तो पानी के ऊपर तैरता रहता। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तैरने का सिद्धांत। यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा द्रव हटा देती है तो वो पानी पर तैरती रहती है, और यदि उससे कम द्रव हटा पाती है तो वो पानी में डूब जाती है। तो साथियों, ये था उत्प्लावन बल। यदि आपको हमारा टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।